अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो है इसका टेस्ट है आपके पास। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट्स में 8.3 है हमारे पास जो हमने करना है, 8.6 है, 8.7 है और 8.10 है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं ये। तो 8.3 की स्टेटमेंट है बेटा, इज़ इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। तो जैसा आप इस बारे में जानते हैं कि हमने इसकी स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी है कि स्टेशनरी वेव्स तब जनरेट होती हैं जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं या रेनफोर्स करती हैं, तो स्टेशनरी वेव्स को जनरेट करती हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास पहले होगा नो। आप मार्कर से बड़ा करके लिखोगे नो। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स फॉर द केस मेंशन इन द स्टेटमेंट अबव। These waves can only be produced by superposition of two identical waves traveling in opposite direction। यानी दो अपोजिट वेव्स मूव कर रही होंगी, आइडेंटिकल होंगी, उनकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ उनकी सेम होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी और एक दूसरे में जब वो रेनफोर्स करेंगी तो स्टेशनरी वेव्स जनरेट करेंगी। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8.6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स दैन इन गैसेस। सॉलिड्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इसकी रीज़न क्या है? हमारे पास फार्मूला है v इज़ इक्वल टू ई ओवर रो अंडर रूट। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या जो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड्स में एज़ कम्पेयर टू गैसेस। लेकिन उसके साथ साथ सॉलिड्स की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो हम ओवरऑल ई ओवर रो की रेशो देखते हैं। ई ओवर रो की रेशो सॉलिड्स के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। और ई ओवर रो की रेशो जो गैसेस के लिए है ये कम होती है, इसलिए उनमें स्पीड ऑफ साउंड क्या है? कम है। It is clear that velocity of sound is directly proportional to modulus of elasticity of the medium, as solids are more elastic as well as denser than gases, but the ratio of E over ρ for solid is much higher than gases. That is why sound travels faster in solids than in gases। तो ये है आपके पास 8.6 का आंसर, जिसमें हम मेन पॉइंट जो है वो है E over ρ की रेशो, कि ई ओवर रो की रेशियो जो है, ई इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी है सिंपली, और रो डेंसिटी है। तो इसमें ई ओवर रो की रेशियो जो है सॉलिड्स के लिए बहुत हाई होती है जबकि गैसेस के लिए कम होती है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स की ज़्यादा होती है और गैसेस की कम होती है। ये था 8.6। इसके बाद 8.7 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ आर बीट्स यूज़फुल इन ट्यूनिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ट्यून करने के लिए हमारे पास बीट्स कैसे यूज़फुल होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीट्स कब पैदा होती हैं, जब दो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो तो उनमें बीट्स पैदा होती हैं। हमने ये भी रीड आउट किया था कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज़ तक होना चाहिए, तो हमें बीट्स जो है वो यूज़फुल बीट्स सुनाई देती हैं। तो अब इन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम कैसे ट्यून कर सकते हैं? उनको ट्यून करने के लिए एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो ऑलरेडी ट्यून्ड हो, और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जो ट्यून नहीं होगा। अब दोनों को आप एट अ टाइम प्ले करेंगे और देखेंगे, और जैसे कि वो एक ट्यून नहीं है तो इनके दरमियान फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होगा और वहाँ बीट्स पैदा हो रही होंगी। तो आपने करना क्या है कि आप उनको एट अ टाइम जो है वो प्ले करेंगे, और जो अनट्यून इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं या उसकी जो वायर्स हैं उनको क्या करेंगे, नॉब को लूज़ या टाइट करके आप उनमें बीट्स ख़त्म करेंगे। दोनों के दरमियान जब बीट्स ख़त्म हो जाएंगी, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी, तो अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा? ट्यून्ड हो जाएगा। तो अब ऐसे ही इसको एक्सप्लेन किया, व्हेन अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड विद अ standard source of non-frequency beats are produced while giving a clear identification that frequencies of both instruments are not matching.
The length and tension of string is adjusted by tightening the peg of the neck of instrument in such a way that no beat is heard. At this moment the faulty device is set to be tuned. ये है 8.7 आपके पास। इसके बाद हम आते हैं 8.9 पे, 8.10 पे। 8.9 तो सिलेबस का हिस्सा नहीं, 8.10 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। वार्म एयर में स्पीड ऑफ साउंड हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। तो इसकी रीज़न क्या है, हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है v इज़ इक्वल टू गैमा पी ओवर रो स्क्वायर रूट। अब इसमें हमारे पास जो है एक क्लियर कट इमेज आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन इसका देखना चाहें तो एक्सप्रेशन है v इज़ इक्वल टू गैमा पी ओवर रो अंडर रूट। इसमें v जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। अब वार्म एयर में क्या होता है, गैस फैल जाती है और उसमें उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जबकि इन्वर्स रिलेशन है, डेंसिटी कम होती है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर हम इन्वर्स देखें तो कोल्ड एयर में जब गैस है, जब गैस बढ़ती है और वो एक दूसरे के गैस मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो डेंसिटी के इंक्रीज़ होने से इन्वर्स रिलेशन है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हमें वार्म एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। जैसा कि आपके पास 332 मीटर पर सेकेंड है एट 0 डिग्री, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करके देख लें तो वैसे वैसे आपके पास जो है स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। जैसा कि आपके पास एक एक्सरसाइज के एक बुक में एक एग्जांपल भी है, तो उस वो जिसका आंसर 338.1 मीटर पर सेकेंड है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद। तो ये है बेटा आपके पास 8.10। तो बस ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं, फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे।